नमस्कार साथियों, आज हमारा 12वीं क्लास का तीसरा लेसन है और उसकी शुरुआत है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। देखिए, यहाँ हम इस पार्ट के अंदर उस परिस्थितियों का जिक्र करेंगे जो मौर्य सम्राटों के पश्चात उत्पन्न हुई और गुप्त सम्राटों के आविर्भाव से पहले तक मौजूद रही। ठीक है, तो हमारा बिंदु है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब है बाहरी जो भी परिवेश से जो संस्कृतियाँ या जो शक्तियाँ भारत में आई उनका किस प्रकार भारतीयकरण हुआ। ठीक है, देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ और उनकी हत्या करती गई उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या की तो उन्होंने मौर्य वंश को समाप्त किया और एक नया वंश शुंग वंश है वो 185 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। ठीक है, तो मौर्यों के पश्चात जिस वंश का शासन आया वो था शुंग वंश। सन 200 ईसा पूर्व के बाद का जो युग था इसे हम मौर्योत्तर भारत की संज्ञा दे सकते हैं। इस समय कोई भी बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ और ना ही कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये युग महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जब तक देखिए मौर्य थे तब तक एक बड़ा साम्राज्य भी रहा, राजनीतिक एकता भी रही, लेकिन उनके बाद हालात बड़े मुश्किल में आ गए थे। कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, न ही ये युग ऐतिहासिक दृष्टि से कोई अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ सका। उस युग में मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए थे और विदेशी तत्वों का भारतीय समाज में समावेश हुआ था। ये मौर्यों के समय की बात है। असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बने थे। यूनानियों ने क्रमशः भारतीय ढंग को अपना लिया, यानी धीरे धीरे वो भारत में आए तो वैसे वैसे वो अपने आप को भारत के रंग ढंग में ढालते चले गए। समय के साथ साथ वे जैसे भारतीय भूमि की उपजी बन गए और अंत में यूनानी विशेषताएं भारत में ही आत्मसात होकर उनकी मुख्य धारा में विलीन हो गई। यानी अब यूनानियों ने भारतीय तौर तरीकों को इस प्रकार अपना लिया कि लगता नहीं था कि ये लोग भारत में विदेश से आए हैं या बाहर से आए हुए हैं। इस प्रकार भारतीय समाज ने उनका आत्मसातीकरण कर लिया। मौर्योत्तर काल में किसी एक राजवंश का संपूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं था। देखिए, जब तक मौर्य वंश रहा तब तक एक छत्र राज रहा, लेकिन मौर्यों के पश्चात कोई एक राजवंश पूरे भारत पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सका, बल्कि अनेक क्षत्रिय और स्थानीय राजवंशों का अलग अलग क्षेत्रीय शासन था। अध्ययन में सुविधा की दृष्टिकोण से इन शासकों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का शासन था। हमें अध्ययन में आसानी हो इसके लिए हम इन शासकों के वर्गों को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें एक थे विदेशी शासक तो दूसरे थे भारतीय शासक। कौन से? भारतीय। तो इस प्रकार विदेशी शासकों का भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार था तो कुछ भारतीय शासकों का भी यहाँ अधिकार था। ठीक है, अब विदेशी शासकों की बात करें तो इनमें देखिए यूनानी, जो बाद में इंडो ग्रीक या हिंद यवन भी कहलाए हैं। ठीक है, इसके अलावा शक, कुषाण, हून, ये जो राजवंश है ये विदेशी राजवंश हैं। यानी मौर्योत्तर युग में यूनानी, शक, कुषाण, हून, इन राजवंशों को विदेशी शासकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये राजवंश विदेशी हैं, जबकि भारतीय शासकों के अंदर सुगवंश, कणवंश, चैदी वंश, सातवाहन वंश आदि मुख्य थे। कब? मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल कौन सा? जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, तब तक का समय मौर्योत्तर इतिहास कहलाता है। और ये वह काल था जिस काल के अंदर मौर्यों के द्वारा जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी वो अब बिखर रही थी और विदेशी राजवंश भारत पर आक्रमण करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे और लगातार प्रयास के कारण वो आगे बढ़ भी रहे थे। यानी कहने का मतलब है विदेशी आक्रमण लगातार आगे बढ़ रहे थे और होते रहे थे। दूसरी ओर भारतीय राजवंश अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे।
इस प्रकार भारतीय शासकों को विदेशी शासकों से लगातार लोहा लेना पड़ा। उस समय उत्तर और दक्षिण भारतीय शासकों के अधीन ही रहा। यानी इस समय क्या रहा, उत्तर और दक्षिण भारत ये भारतीय शासकों के अधीन ही रहा। हालांकि विदेशों से आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत अब तक भारतीय शासकों के अधीन है। लेकिन उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र हैं, उन सीमांत क्षेत्रों से विदेशी आक्रमण भारत में प्रवेश करने लगे। किस दिशा से? यानी भारत की जो उत्तर दक्षिण स्थिति है, ठीक है, ये देखिए, ये पश्चिमोत्तर भारत है। तो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? यूनानी, शक, हूण, कुषाण, ये विदेशी जातियां इस उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब हमें इन बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है कि मौर्यों के पश्चात इस प्रकार का माहौल उत्पन्न हो चुका था? तो इनकी जानकारी के हमारे पास कई स्रोत हैं। ठीक है, यानी मौर्योत्तर भारत की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत के अंदर हम देखें तो वो है गार्गी संहिता। यानी मौर्यों की जब पराजय हो गई उसके बाद का मूल पुस्तक या मूल साहित्य है गार्गी संहिता। उसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य, दिव्यावदान, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र और इतिहासकार कल्हण की ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी। तो इस प्रकार गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, दिव्यावदान, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, बाण भट्ट का हर्षचरित्र और कल्हण की रचना राजतरंगिणी हमें मौर्योत्तर भारत की जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान या दार्शनिक, वैज्ञानिक और साहित्यकार रहा करते थे। किसके दरबार में रहा करते थे? कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में। अब कनिष्क के दरबार का महान कवि था अश्वघोष। अश्वघोष किसका कवि था? कनिष्क का। इसने संस्कृत में बुद्ध चरित, शोधरानंद महाकाव्य, सूर्यालंकार, सारीपुत्र प्रकरण जैसे ग्रंथों की रचना की। यानी अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी है? बुद्ध चरित, शोधरानंद महाकाव्य, सूर्यालंकार, सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की रचनाएं थी जो कनिष्क का दरबारी कवि था। इसके अलावा शून्यवाद, सापेक्षवाद, माध्यमिक सूत्र, इनके प्रवर्तक थे नागार्जुन। ये भी इसी काल के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। इन रचनाओं से हमें मौर्योत्तर समाज की जानकारी या मौर्योत्तर इतिहास की जानकारी मिलती है। चरक संहिता के रचनाकार हुए हैं महर्षि चरक। इनके अलावा चीनी इतिहास ग्रंथ है जिनमें ह्वेन-सांग का यात्रा विवरण है, जिसने हर्ष के समय भारत की यात्रा की थी। तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ, उसका ग्रंथ है या उसके वर्णन है। बौद्ध विद्वान वसुमित्र है। बौद्ध साहित्य जिसमें त्रिपिटक मुख्य है और नागसेन की रचना मिलिंद बनो है। इनसे भी हमें विदेशी आक्रमणकारियों की जानकारी उपलब्ध होती है या प्राप्त होती है। किनसे? यानी चीनी ग्रंथ है जिनमें ह्वेन-सांग का यात्रा विवरण है, तिब्बती ग्रंथ तारानाथ का वर्णन है, बौद्ध विद्वान वसुमित्र और बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। इसके अलावा नागसेन की प्रमुख रचना है मिलिंद बनो से हमें मौर्योत्तर भारत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा की कनिष्क कालीन मुद्राएं भी हमें उनके बारे में संकेत देती हैं। और ये सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि उन सिक्कों पर शासकों के नाम अंकित है। ठीक है, यानी कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा के कनिष्क कालीन मुद्राएं क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उन पर शासकों के नाम अंकित है। सिकंदर के साथ आए नियार्कस, ओनिसिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस जैसे लेखक भी इस भारत की जानकारी या मौर्योत्तर भारत की जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम हुए हैं या मददगार साबित हुए हैं। तो सिकंदर के साथ आने वालों में कौन कौन है? नियार्कस, ओनिसोक्रिट्स और एरिस्टोबुलस जैसे लेखक थे। अब है यूनानी आक्रमण व भारत की राजनीतिक स्थिति। यानी जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ उसमें भारत किस राजनीतिक स्थितियों के अंदर बंटा हुआ था या कैसी राजनीतिक स्थितियाँ उस समय थी? देखिए, जिस समय संसार को जीतने की इच्छा से मकदूनिया का शासक सिकंदर चला था या मकदूनिया से वो निकला था, तो वो एक बड़े अभियान पर निकला
और उसने एक बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, या एक विशाल साम्राज्य पर उसने विजय प्राप्त की थी। उस सैनिक अभियान को लेकर वो भारत की उत्तर पश्चिम दिशा पर आया, या उत्तर पश्चिम सीमा पर आया। अब स्थिति कैसी थी देखिए, उस समय भी भारत की या उत्तर पश्चिमी भारत की स्थिति वैसी ही थी जैसी भारत पर हुए पहले ईरानी आक्रमणों के समय थी। यानी भारत पर पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? ईरानी थे, जिसमें से डेरियस, साइरस, ये लोग आए थे। ये पहले आक्रमणकारी थे जो ईरानी थे। भारत पर पहले विदेशी आक्रमणों की बात करें तो ईरानियों के द्वारा हुआ है। तो जैसी स्थिति ईरानियों के समय थी वैसी उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में अब स्थिति से जब यूनानियों का आक्रमण हुआ। देखिए, पूरा उत्तर पश्चिमी भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। काबुल के उत्तर में गंधार था, झेलम और चिनाब के बीच पौरवों का राज्य था, रावलपिंडी और पेशावर के हिस्से में तक्षशिला, कश्मीर के पश्चिम में रावी और व्यास नदियों के बीच का भाग कठों के हाथ में था। ठीक है, उनके निकट ही शुद्रक, इसी तरह रावी और चिनाब नदी के संगम पर, ठीक है, स्थल के भाग पर मालव, मूसक, ठीक है, और संबोस और ऐसी अन्य राज्यों को मिलाकर उस समय या उस काल में भारत का उत्तर पश्चिम भाग कुल मिलाकर 25 राज्यों के अंदर बंटा हुआ था। यानी जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय परिस्थितियों को देखे तो 25 राज्यों के अंदर लगभग हमारा भारत या उत्तर पश्चिम क्षेत्र बंटा हुआ था, जिनके अंदर शूद्रक, ठीक है, और मालव, मूषक, संबोस ऐसे राज्यों का अस्तित्व था। अब इन राज्यों में कुछ देखिए गणतंत्र थे और कुछ राजतंत्रात्मक थे। तो इस प्रकार की जो अलग अलग शासन पद्धति थी वो एक दूसरे को अलग करना चाहती थी। यानी राजतंत्र वो गणतंत्रों से विरोध रखते थे। इन विरोध की हम बात करें तो पौरव और तक्षशिला, ठीक है, और तक्षशिला और अभिसार में शत्रुता थी। यानी अलग अलग बंटे हुए थे। जो राजतंत्र और गणतंत्र थे आपस में ये शत्रुता रखते थे। अब इनके अंदर हम पौरव और तक्षशिला के बीच की शत्रुता भी देखते हैं। तक्षशिला और अभिसार में भी इसी तरह की शत्रुता विद्यमान थी। ठीक है, इसके अलावा शूद्रक और मालवों के बीच भी क्या था? झगड़ा था। अभिसार और पौरवों के बीच भी संबंध अच्छे नहीं थे। संबोस और मूसक भी एक दूसरे के दुश्मन थे। यानी कहने का मतलब है निकट निकट स्थित जो क्षेत्र थे वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, जिनमें हम कह सकते हैं पौरवों और तक्षशिला के बीच, तक्षशिला और अभिसार के बीच, शूद्रक और मालव के बीच, अभिसार और पौरवों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसी तरह संबोस और मूसक भी एक दूसरे के दुश्मन थे। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में मकदूनिया का राजा सिकंदर 327 ईसा पूर्व में ईरान के शासकों को अराबेला के युद्ध में पराजित करके भारत की तरफ बढ़ा। इस प्रकार 327 ईसा पूर्व में सिकंदर है वो भारत की ओर बढ़ता है और वो ईरान के लोगों को अराबेला के युद्ध में हराकर भारत की ओर प्रस्थान करता है। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम सिकंदर के भारत आगमन के बारे में और पौरव से उसके युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।